सरकार चल रही है वह सरकार अपने साथी दलों को लेकर के चले, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों सरकार के साथ बने रहें, इसकी कोशिश की गई। दूसरा, जो नौकरी पेशा वर्ग होता है, बहुत दिनों से वो अपने टैक्स रिबेट के लिए उम्मीदें लगाए हुए था, वो पूरा हुआ। और तीसरा कि रोज़गार को लेकर के सरकार इस बार गंभीर दिख रही है। उसको लगता है कि रोज़गार एक बड़ा मामला है। 2 लाख करोड़ का अलग से उसने प्रावधान रखा है। प्रधानमंत्री ने इस पूरे बजट को कैसे देखा है, मैं आपको सुनाता हूँ। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, ये बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इन नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को, यानी कि लघु उद्योगों का, उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी। प्रधानमंत्री के जरिए बजट का जो लब्बो लुबाब है, इसका जो मैसेज है सरकार की तरफ से, वो ये है। लेकिन जब आप पूरे बजट को ठीक से देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तो जिन 3 बातों पर मैं जोर दे रहा हूँ वो आपको नजर आएंगी। और उसमें सबसे ऊपर आपको नीतीश कुमार दिखते हैं। बिहार पर केंद्र सरकार इस बार मेहरबान दिख रही है। इसका अंदाज़ा पहले से ही लग गया था। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े नजर आए, उसी वक्त ये तय हो गया था कि अगर नीतीश कुछ भी डिमांड करेंगे तो नरेंद्र मोदी उसका बखूबी ख्याल रखेंगे। आखिर में हुआ भी वही। सावन में इस बजट से बिहार बम बम है। बिहार पर बजट में कैसे धनवर्षा हुई है, ये आंकड़े आपके सामने जो आ रहे हैं वो बताएंगे। बिहार में सड़क परियोजनाएं, अलग अलग सड़क परियोजनाएं, उनके लिए 26,000 करोड़ का बजट एलोकेशन हुआ है। बिजली परियोजना एक बहुत बड़ी, भागलपुर में 21,400 करोड़ उसके लिए दिए गए हैं। और कोसी के इलाके में बार बार बाढ़ से उजरने बसने वाली एक जो बड़ी आबादी है, उसकी खातिर बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर आप ये हिसाब किताब लगाएंगे तो लगभग 59,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बिहार को दी गई है। मसला इतना ही नहीं है, इसके अलावा जैसे गया में गया विष्णुपद मंदिर और बोधगया मंदिर, इन दोनों को काशी विश्वनाथ, जो काशी कॉरिडोर है, उसकी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। नालंदा और राजगीर को इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप किया जाएगा। जो सड़कें बनेंगी वो बक्सर भागलपुर के बीच बनेंगी, पटना और पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे दौड़ेगा, बोधगया राजगीर वैशाली होते हुए दरभंगा तक एक एक्सप्रेसवे जाएगा। तो आप इस तरीके से देखें तो जो नेटवर्क सड़कों का बिहार में है वो बढ़ेगा। इंफ्रा पर जोर है बिहार में टूरिज्म पर जोर है और बिहार में बाढ़ से तबाह होने वाली आबादी को लेकर के जोर है। गंगा नदी पर इसके अलावा 2 लेन वाला पुल बनेंगे। नए एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेजेस,
इनको भी बनाया जाएगा, कुछ नए स्टेडियम्स बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के भले ही बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन खजाना भरपूर भरा है। अब आप नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं ये सुनिए। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए, यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। आंध्र प्रदेश को भी नीतीश कुमार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुश करने की हर मुमकिन कोशिश की है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी इस बजट से बहुत खुशी मिली होगी। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है उसको विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। वित्तीय जो कमियां हैं, यानी कि जो गरीब स्टेट है उसको बहुत सारे मदद की ज़रूरत है, उसको दुरुस्त करने के लिए यह सब कुछ किया गया है। हजारों करोड़ से विकास के लिए पूर्वोदय योजना लाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ज़रूरी बुनियादी ढांचे के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। विशाखापट्टनम और चेन्नई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है उस पर फोकस होगा, जाहिर है उसका फ़ायदा आंध्र प्रदेश को मिलेगा। और हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके चलते भी फ़ायदा आंध्र प्रदेश को मिलेगा। पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों के ज़रिए आंध्र प्रदेश के इंफ्रा को बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश सरकार करेगी, यह वायदा किया गया है। अगर आप कुल मिलाकर के देखें तो यह पूंजी निवेश जो बनता है आंध्र प्रदेश के लिए वो 50,000 करोड़ के आसपास का बनता है। यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों को अगर जोड़ दें तो 1 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने इन दोनों राज्यों को दिए हैं। अब आगे कुछ जो बड़े मसले हैं रोजगार को लेकर के, टैक्स को लेकर के, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने पैनल को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर देना चाहता हूं। जयंत मेहता साहब हैं, आप एमडी हैं अमूल के। विनोद रावल साहब, आप सीए और टैक्स एक्सपर्ट हैं। मिताली निकोरे जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अजय दुआ, फॉर्मर डायरेक्टर कॉमर्स मिनिस्ट्री। आदित्य अग्रवाल, आप सीईओ हैं फिजिक्स वाला के। जयंत मेहता साहब, वैसे तो अमूल से आप हैं, लेकिन सवाल मैं पहला आपसे करना चाहता हूं, किसानी को लेकर, खेती को लेकर, डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के इस बजट में आपने क्या देखा, क्या पाया? इस बजट के जो 4 मूल स्तंभ है जो माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले ही घोषणा की थी कि महिलाएं हैं, युवा हैं, गरीब हैं और किसान हैं, तो ये सबको समाविष्ट करके अगर उनका विकास करना है तो सहकार एक ऐसा क्षेत्र है जो उसको कर पाएगा। तो अमूल तो पिछले 77 साल से सहकारिता के मॉडल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, पर जो सरकार ने जो 2 साल पहले इसको राष्ट्रीय कक्षा पे ले जाने की एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का गठन किया और साथ में कई योजनाएं बनाई जो देश भर में सहकार का प्रचार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, महिलाओं को, गरीबों को जोड़ने का जो काम किया है उसको आगे बढ़ाने का काम भी इस बजट ने किया है, जिसकी हम सराहना करते हैं। नई कोऑपरेटिव पॉलिसी की घोषणा की जिसका काम चल रहा है बड़ी तेजी से। मैं भी उसका एक सदस्य हूं और मैं जानता हूं कि कितने फोकस से सभी माध्यम से भविष्य को ध्यान में रख के इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया आपके लिहाज से ये बजट बेहतर है। मैं अपने सभी एक्सपर्ट्स मेहमानों के साथ 40 सेकंड में ये जानना चाहता हूं कि इस बजट को वो कैसे देखना चाहते हैं, फिर हम चर्चा में आएंगे। विनोद रावल साहब, चूंकि आप टैक्स एक्सपर्ट हैं, आपके लिहाज से बजट? नमस्कार।
देखिए, जहाँ तक बात करते हैं टैक्सेशन के लिए, तो टैक्सेशन में इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमें कि और ज़्यादा उम्मीद थी स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ेगा और टैक्स के स्ट्रक्चर को छेड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ उस फ्रंट पे तो निराशा हुई। और उसके अलावा कैपिटल गेन्स पर जिस तरह से टैक्स लगा कि आज भी, उसको सिर्फ यूनिफॉर्म टैक्सेशन के लिए आपने इंडेक्सेशन हटा दिया और टैक्स को 20% से 12.5% कर दिया, और स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स का ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको 10% से 12.5% कर दिया। भले ही आपने 1 लाख की एग्जम्पशन को 1,25,000 किया। एक मिनट, पीसीआर आप ना टैक्स का ग्राफिक चलाइए, चर्चा टैक्स की हो रही है, लिहाजा दर्शकों को पता होना चाहिए कि टैक्सेशन में क्या प्रोविजन है। जी, जहाँ तक अब हम अगर बात करें टैक्स के, अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं किया, सिर्फ उसी को ट्वीक करके दे दिया है। 3 लाख पर पहले भी टैक्स नहीं था तो बेसिक एग्जम्पशन चेंज नहीं हुआ। 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था, पहले भी नहीं था, 5% के स्लैब में आता था, वो अभी भी उसी में रखा गया। बीच में कुछ डाला गया जिससे कोई 10,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 17,500 रुपये का बेनिफिट मैं दे रही हूँ। अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाएं तो 17,500 का फायदा मिलता यानी है। कि एक आदमी को 17,500 रुपये का फायदा अधिक से अधिक हो सकता है। रावल साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपका वेतन 64,000 रुपये महीने का बनता है, यानी कि 7,75,000 रुपये तक अगर आप सालाना कमाते हैं तो आप इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रह सकते हैं, बिना टैक्स दिए आप अपनी आमदनी बचा सकते हैं। फ़ायदा थोड़े बहुत का है, 7,000 से लेकर 7,500 तक का। मिताली, बजट आपके लिहाज से असेसमेंट आपका? जी बिल्कुल, मेरे लिए जो टॉप 5 चीजें जो बहुत अच्छी थी, नंबर 1 है एलोकेशन जो औरतों के लिए किया गया 3 लाख करोड़। ये एक ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज है पिछले साल के जेंडर बजट से, तो ये एक बहुत ही अच्छी सराहने वाली बात है। और इसमें क्रेशेस और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी गई, जो कि वुमेन के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये भी बहुत एक मेन स्ट्रीम टॉपिक इमर्ज हुआ, और नेट जीरो ट्रांजिशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को रिकग्नाइज किया गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये देखा गया कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स और इस मिशन की घोषणा की गई, फ्लड मैनेजमेंट की घोषणा की गई, ये भी बहुत जरूरी चीज थी। और नंबर 3 मैं कहूंगी जो सबसे अच्छी चीज हाईलाइट करी गई, सिटीज एज इंजन्स ऑफ ग्रोथ, मतलब कि हमारी जो सिटीज बन रही हैं, नई नई सिटीज बन रही हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, वहां पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, सीवरेज, ड्रेनेज, मतलब हमारी सिटीज अच्छे से फ्लडिंग ना हो वहां पर, इसके ऊपर भी एक फोकस करा जा रहा है। तो मेरे लिए ये 3 चीजें जो है बहुत ही टॉप पर रही। ये आपकी 3 टॉप प्रायोरिटी में हैं। अजय दुआ साहब, इस बार स्मार्ट सिटीज़ का जिक्र मैंने सुना नहीं है बजट में, हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन आप बजट को कैसे देखते हैं? मैं बजट को काफी हद तक जो सरकार ने अपने सामने प्राधान्यता रखी थी उसको एड्रेस किया है, मैं उस रूप से देखता हूँ। सरकार ने पहले ही प्रधानमंत्री जी के स्तर पे कह दिया था कि हमने जो गारंटीज दी हैं इलेक्शन कैंपेन में, मैं उनको पूरा करने का प्रयत्न शुरुआत करूंगा। दूसरा, उन्होंने कल परसों ही कह दिया था कि 3-4 चीज़ों पे हमने जरूर हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। एक उन्होंने कहा था रोजगार के ऊपर, दूसरा कृषि के ऊपर, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र का, और साथ साथ कि ये भी कहा था कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार कैपेक्स खर्चा करती थी उसकी तरफ भी तवज्जो दूंगा। तो मैं ये देखता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार और उन्होंने जो संकेत दिया उन सब चीज़ों पे माननीय वित्त मंत्री महोदया ने उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की है। अब रोजगार एक बजट से खत्म नहीं हो जाएगा, बेरोजगारी पर कुछ स्कीम्स स्टार्ट की, उनका 4 साल में 5 साल में उसका पूरा निष्कर्ष निकलेगा। स्किलिंग, जो हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, आज देश में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि एक $100 बिलियन से 500 बिलियन ले जाए, पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कहाँ है स्किल्ड लोग, स्किल्ड बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ज़रूर हैं, तो हमारे पास
हर साल 8-10 मिलियन हो नए वर्कफोर्स में आ रहे हैं, पर उनके लिए कोई प्रबंध नहीं था कि उनको रोजगार के लायक कैसे बनाया जाएगा। जी, तो मैं इन सब रूप से ऐसे देखूंगा कि ये सराहनीय है, इन सब चीज़ों की सराहना की जाए, पर साथ साथ थोड़ा पेशेंस रखा जाए कि जिससे कि रिजल्ट्स एकदम 6 महीने, अब बजट के 8 महीने रह गए हैं, इस 8 महीने में लाजमी आप कह रहे हैं कि सब्र रखा जाना चाहिए, और जो ये बजट है, यह बजट हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिहाज से तैयार किया गया है। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। एम्प्लॉयमेंट, चूँकि जो नया नौजवान रोज़गार के लिए ही लगातार जूझता रहता है, सवाल उसके सामने है। सरकार कहती है कि हम लगभग 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अलग अलग मद में, और 4 करोड़ के आसपास का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे अगले 5 साल में। इस प्रोजेक्शन को या बजट में इस तरह के प्रोविज़न को नौजवान और रोज़गार के लिहाज से आप दुरुस्त मानते हैं? ठीक है इतना? अनम्यूट कीजिएगा आदित्य। जो भी सरकार ने इस बजट में दिया है वो विकसित भारत की तरफ एक स्टेप है। एंड ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने सारी स्कीम्स निकाली हैं, फॉर एग्जांपल जो यंग लोग हैं उनको 10 लाख तक का लोन मिलेगा स्किलिंग के लिए और हायर एजुकेशन के लिए। उससे एक हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ेगा और उससे जो जॉब्स होंगी वो पाना यूथ के लिए आसान होगा। दूसरा, गवर्नमेंट बोल रही है कि वो 500 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटर्नशिप कराएगी नौजवानों को। उससे काफ़ी लोगों को पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, वो इंडस्ट्री से फिट हो पाएंगे। एंड वो भी एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि स्किलिंग एंड जॉब में हेल्प करेगा। उसके अलावा जो महिलाओं के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है उससे काफ़ी अच्छा रहेगा कि महिलाएं हमारे जॉब इंडस्ट्री में अंदर आएंगी। इस साल हमने देखा है कि 15% ग्रोथ हुई है जो महिलाएं वेरियस स्किलिंग कोर्सेज में इनरोल कर रही हैं। तो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार, प्राइवेट कंपनीज एंड एजुकेशन कंपनीज अगर साथ में काम करती हैं तो ये निवेश अच्छा है शुरुआत के लिए। बट ये भी ज़रूरी है कि एक्चुअली हम 8 महीने में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और फिर आगे आने वाले बजटों में हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे और जोर देती रहेगी। मैं आदित्य के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके और फिर उसके बाद जयंत मेहता साहब को जाना चाहता हूँ। ये आदित्य कहें कि रोज़गार एक इशू रहा है, सरकार ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। ये जो लोकसभा चुनाव थे इस बार के, इन लोकसभा चुनाव में रोज़गार को लेकर के सरकार कहीं ना कहीं घिरती रही। देश में पिछले काफ़ी समय से बेरोजगारी का मुद्दा चर्चा में रहा है, लोकसभा चुनाव में भी यह मुद्दा रहा है। अब विपक्ष सरकार को घेरता रहा है। सरकार ने बजट में नौजवानों पर खास ध्यान दिया है। इस बार सरकार की ओर से नौजवानों के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। मसलन बजट में जो अभी मैंने कहा कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों के लिए रोज़गार और कौशल यानी कि स्किल डेवलप करने का ऐलान किया गया। 5 साल में सरकार 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन कर रही है। स्किल डेवलपमेंट के तहत 20 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल के बजट में 1 करोड़ नौजवानों के लिए इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। आदित्य भी ये बात कह रहे थे। 500 जो बड़ी कंपनियां होंगी उसमें इंटर्नशिप करवाया जाएगा। इस दौरान इंटर्नशिप पेड होगी 5,000 रुपये हर महीने के लिए। जिनकी पहली बार नौकरी लग रही है, नए कर्मचारियों के लिए नए बजट के तहत 1 महीने के वेतन के बराबर की रकम जो है ना, वो सरकार की तरफ से आपको 3 किस्तों में दी जाएगी। और उम्मीद ये है कि लगभग 2 करोड़ 10 लाख नौजवानों को इससे फ़ायदा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन में रोज़गार बढ़ाए जाएंगे, लगभग 30 लाख नौजवानों को नौकरी मिलेगी। बजट में जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए हॉस्टल और क्रेच इनकी व्यवस्था होगी। हायर एजुकेशन के लिए नौजवानों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत 7.5 लाख रुपए तक के लोन की सुविधा मिलेगी। मतलब साफ है कि सरकार नौजवानों के बीच में चैंपियन के तौर पर बनना चाहती है और
इस लिहाज से सरकार के इस बजट को नौजवान कैसे देखता है यह भी जानना जरूरी है, इसलिए सुनिए। प्राइमा फेसी रिएक्शन तो यही होगा कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है, बट इट विल बी जो इनका ब्रेकडाउन होगा इंटर्नशिप्स का, उसको भी आप हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ इंटर्नशिप्स जो हैं वो स्टेम स्टूडेंट्स को जाती है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर कैसे जाती है, जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स उनको कैसे मिलता है, तो वो भी हमें एक बार ब्रेकडाउन देखना पड़ेगा। Government will provide 1 crore students internship in 500 top companies. So clarity is needed in this regard, क्योंकि अगर 1 करोड़ यूथ को 500 कंपनीज में इंटर्नशिप देने का प्रोविज़न है, तो इसका मतलब एक कंपनी में 20,000 बच्चों को इंटर्नशिप मिलनी चाहिए। तो इट इज़ फीजिबल कि एक कंपनी 20,000 इंटर्न्स को इंटर्नशिप दे सकती है। एंड मोर ओवर द स्टाइपेंड ऑफ 5,000 इज़ टू बी प्रोवाइडेड, सो विल इट बी गिवन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ और द कंपनीज विल प्रोवाइड इट। ये एक सवाल इस लड़की का था और मुझे लगता है कि ये वाजिब है। अजय दुआ साहब, 1 करोड़ इंटर्नशिप 500 कंपनियों में। जी, शायद मुझे लगता है 2,000 नौकरियां, 20,000 नहीं। अगर 2,000 को आप गुणा करेंगे 5,000 रुपए से, तब 1 करोड़ हो जाता है। और ये 5 साल के अंदर 2,000 लोग एक कंपनी ने ट्रेन करने, मतलब हर साल 400 लोगों को। 400 शायद ये जो टॉप की 500 कंपनियां हैं उनके लिए शायद ये पॉसिबल रहेगा। दूसरा प्रश्न था या जो कमेंट किया गया था अभी, बिल्कुल स्वाभाविक था स्टूडेंट्स का या यूथ का ये प्रश्न करना कि हमें पैसे कौन देगा, आपने प्रॉमिस तो कर दिया। ये आपको सरकार दे रही है। सरकार बजट करके पैसे, एक मिनट, बजटिंग जो इसकी हो रही है वो सरकार पैसे दे रही है। और ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है, वो जो ट्रेनिंग कॉस्ट है वो कंपनी आपके ऊपर खर्चा करेगी और उसको भी सरकार ने रीइंबर्समेंट, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉयर्स ने देना होता है उसका 3,000 रुपये महीना तक का लिमिट वापस करेगी। योजना जो आज घोषणा की गई है इस लाइन पे है। अब इसके रूल्स बनेंगे कि सरकार पैसे कंपनी को दे दे, कंपनी आगे सरकार दुआ साहब को डायरेक्ट। मैं आपके पास आता हूँ। मिताली, आप कुछ कह रही हैं? जी बिल्कुल। मैं एक्चुअली आज मैं कुछ इंडस्ट्रीज से बात कर रही थी एंड ऑफ कोर्स दुआ सर की भी अंडरस्टैंडिंग मैं डिस्प्यूट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बस ये कह रही हूँ कि ये एक कंफ्यूजन इंडस्ट्री में भी क्रिएट थोड़ा सा हुआ है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये भी अनाउंसमेंट किया गया था कि ये जो 5,000 का स्टाइपेंड है इसे आप अपने CSR बजट से भी निकाल सकते हैं, और ये भी एक स्पीच में बोला गया था। तो आई थिंक दुआ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके लिए एक डिटेल्ड सेट ऑफ रूल्स की बहुत जरूरत है, जो कि यूनिवर्सिटीज को भी दिया जाए, जो कि इंडस्ट्रीज को भी दिया जाए, और एक रेगुलेटरी एजेंसी या सेंट्रल नोडल एजेंसी की जरूरत है जो कि इस स्कीम को एक्चुअली एडमिनिस्टर करे और ये भी करे कि उसको मॉनिटर करे कि हर महीने कितनी इंटर्नशिप्स दी जा रही है, उस इंटर्नशिप में स्टूडेंट क्या सीख रहा है या क्या सीख रही है, कितने स्टूडेंट्स को एक्चुअली उस इंटर्नशिप की वजह से आगे चलकर चाहे उस कंपनी में या किसी और कंपनी में जॉब मिल रही है। और तीसरी चीज ये भी बहुत जरूरी है देखना, जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, मतलब कि कितने मेल स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है और कितनी फीमेल स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है डिफरेंट स्ट्रीम्स में। जैसे एक युवा ने हमें आप जब वीडियो बना रहे थे तो एक युवा ने कहा कि ये क्या स्टेम स्टूडेंट्स को जाएंगे या मिताली बिल्कुल आर्ट्स सही स्टूडेंट्स कह को रही हैं। जाएंगे? मुझे लगता है कि सरकार ने प्रैक्टिकल और फिजिबल अप्रोच ही अपनाया होगा। इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करना होगा कि 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप कराते हैं और एक आदमी को हम 5,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं, तो एक बड़ी रकम बनती है और यह रकम कहाँ से आएगी ये साफ नहीं हो रहा है। मैं जयंत मेहता साहब के पास जाऊं। जो किसानों के लिए प्रोविज़न है, ये तो रोज़गार का था, लेकिन किसानों के लिए प्रोविज़न है उसको एक बार आपके सामने रखना चाहता हूं। अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं को इस बार बजट में रखा गया, जिस पर पूरा देश पहले से नज़र में लगाए बैठा था। वित्त मंत्री ने कहा कि
एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों के लिए बड़े ऐलान किए। कृषि और उससे जुड़े जितने सेक्टर्स हैं उनमें लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.52 अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो लाख करोड़ का ऐलान किया। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग माफ कीजिएगा, दाल तिलहन के विस्तार के मिशन पर काम होगा। 32 फसलों के लिए 109 वैरायटी सरकार लॉन्च करेगी। 32 फसलों की 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लागू किया जाएगा। इसके साथ ही मस्टर्ड और सोयाबीन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनकी पैदावार को बढ़ावा दिया जाएगा। मैं जैन मेहता साहब आपके पास आना चाहता हूँ। जैन मेहता साहब शायद उनका कनेक्शन मेरे पास नहीं है अभी, लेकिन अजय दुआ साहब, वैसे तो आप टैक्स के एक्सपर्ट हैं। नहीं, मैं टैक्स का नहीं, मैं सॉरी अजय दुआ, आप आपका नहीं, विनोद जी के लिए कह रहा था। अजय दुआ साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जी जी, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जी, दुआ जी, मैं इसको कैसे पहला तो- समझाएंगे? बेसिकली बिल्कुल। मैं ये सारी बातें बहुत किताबी होती हैं। एक आम आदमी किसान है, वो अपने घर पे बैठा हुआ है, वो खेती करता है, उसको कैसे पता चले कि इस बार के बजट में उसके लिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वाजिब प्रश्न है। एक, सरकार ने ये तय किया है, देखिए मैं तय कर इसलिए थोड़ा सा कह रहा हूँ, 8 महीने में क्या क्या हो सकेगा कि नहीं। बजट को पास होते हुए 15-20 दिन लग जाते हैं, मतलब 15 अगस्त तक तो निकल जाएगा। उसके बाद रूल्स बनेंगे और ये कृषि के खास करके क्षेत्र में सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन, कार्यान्वित करने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना बंदोबस्त करेगी। इम्प्लीमेंटेशन का कितना काम इस साल हो सकेगा, कितना खर्चा होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा मेरा रिजर्वेशन है। पर ये कहने का मतलब यही था कि इस योजनाएं अच्छी हैं कि नहीं, योजनाओं से लाभ होगा कि नहीं, उसके बारे में मेरे मन में कोई दुमत नहीं है। ये बिल अच्छी योजनाएं हैं, सोची हुई हैं, पर इसको हर स्टेट से हर सेक्टर के बारे में अलग अलग रूप से देखना पड़ेगा। कोई स्टेट की जिम्मेदारी है, कोई सेंटर की है, कोई दोनों है। ये कहने के बाद मैं कहना चाहूँगा 5 चीज़ें जो आपने कही हैं, मैंने भी थोड़ा फ्लैग किया है। एक, किसानों को ये कह सकते हैं कि सब्जियां उगाने का जो शहरी इलाका हैं उसके आसपास सब्जियां उगाने का, सब्जियों का स्टोर करना, सब्जियों को मार्केट तक ले जाना, ये सप्लाई चेन के अंदर लिंक करना, ये इस साल कुछ अपेक्षा है। और जो शहर के आसपास, मेट्रोपॉलिटन शहरों के आसपास किसान हैं, उनको इसका लाभ देने का सरकार की मंशा है। दूसरा कि जहाँ पे पानी कम है और क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा असर हो रहा है, देखिए हिंदुस्तान में अभी 42% जमीन, कल्टीवेबल जमीन को अशोर्ड इरिगेशन है। 58% या 60% बोलिए अभी भी रेनफेड है कि बारिश के ऊपर बारिश अच्छी हुई तो किसान अच्छी फसल लगा सकता है, और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो कहीं उनके ऊपर विपदा आ जाती है, जो हम देखते रहते हैं। इसलिए एग्रीकल्चर, बेसिकली मैं 2-3 बातें आपसे जानना चाहता था। मैं फिर लौटता हूँ। जैसे हुआ कि 6 करोड़ किसानों को लैंड रजिस्ट्री के तहत लाया जाएगा या नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो नेचुरल फार्मिंग, मैं आपके पास मिताली आना चाहता हूँ। अगर आपकी समझ हो कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, कैसे उसको बढ़ावा दिया जाएगा, या फिर लैंड रजिस्ट्री में 6 करोड़ किसानों को लाया जाएगा, किसान बैठा हुआ घर पे क्या समझे, क्या मतलब इसके? जी जी बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत सारे जो अनाउंसमेंट्स इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए किए गए हैं, इनको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करके एकदम प्लेन भाषा में लोगों को समझाने की बहुत जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लैंड रजिस्ट्री की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, स्पेशली विमेन फार्मर्स के लिए, क्योंकि विमेन फार्मर्स ऑफन ऐसा होता है कि उनके पास लैंड है लेकिन उनके पास उसका पेपर वर्क नहीं है। तो ये पेपर वर्क कराने के लिए जो उनके घर के पास
एक CSC होता है, सेंट्रल एक CSC काउंटर होता है, सेंट्रल बॉडी है एक यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना पेपर्स बनवा सकते हैं। तो वहां जाके ये बहुत जरूरी है कि आप नए लैंड रजिस्ट्री के जो नॉर्म्स आए हैं उसके हिसाब से फार्मर्स जाके अपना लैंड रजिस्टर और रिकॉर्ड में ला सकते हैं। और स्पेशली विमेन फार्मर्स के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम से शायद वो अपने फैमिली का फार्म उसको मैनेज कर रही होंगी, मेन शायद वहां नहीं है, अगर विमेन हेडेड हाउस होल्ड है तो वहां पे वो भी अपना लैंड रजिस्ट्री का पेपर बनवा सकती हैं। दूसरा जो ये नेचुरल फार्मिंग की बात है, ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ये मूवी देखी होगी लापता लेडीज, तो उसमें भी आपने ये सीन याद होगा आपको कि एक वैज्ञानिक है, मतलब बनना चाहती है, और वो नए नए आइडियाज दे रही हैं फैमिली को कि कैसे आप अपना यील्ड अपनी ग्रोथ, अपनी पदार्थ को और बढ़ा सकते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए आपको फर्टिलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बढ़ाने के लिए आपको किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। आप नेचुरल तरीके से, किफायती तरीके से, जिससे आपका पैसा भी बचेगा, आप इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मुझे ये जरूरी लगता है कि ये नेचुरल फार्मिंग पे फोकस यानी कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वैसे किसान जो नेचुरल फार्मिंग में आना चाहेंगे या कर रहे हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा, उनको लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, उनको सरकार प्रमोट करेगी, ऐसा प्रोविजन है इस बजट में? नहीं जी, मैं अगर कह सकूं कि सरकार ने कहा है हम और नेचुरल प्रोड्यूस है उसको सर्टिफिकेशन का बंदोबस्त करेंगे। कारण हर जगह लोग देखते हैं ये आपने केमिकल के साथ कौन सी केमिकल डाली है, कौन सा बीज, कौन सा प्रयोग किया है, वो हाइब्रिड सीड था या दूसरा सीड था, वो उस चीज़ का एक सरकार ने क्लियर किया। दूसरा, सरकार मदद करेगी इसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग के थ्रू। ब्रांडिंग मतलब मार्केटिंग करने में भी ऑर्गेनिक फूड या नेचुरल फूड को सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी। उसके अलावा पैसा मिलेगा या लोन मिलेगा, उसका सरकार ने आज बजट में कोई घोषणा नहीं की, पर एक और किया है कि 1000 इनपुट सेंटर्स, मतलब आपको जो चीज़ें लगेगी ऑर्गेनिक नेचुरल फूड के लिए, वो वहाँ पे हम 1000 सेंटर्स बनाने वाले हैं। और वहाँ पे ये खेती किसानी के लिए एक बेहतर खबर है। मैं आदित्य के पास आना चाहता हूँ। आदित्य, चूँकि बीच में आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, 2-3 चीज़ें हैं मैं एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से पूछना चाहता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है कि लोगों को 20 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, लगभग 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप दी जाएगी। ये रोज़गार पैदा करने के ही ज़रिए हैं। सवाल ये है कि अगर स्किल डेवलपमेंट हो गया है, इंटर्नशिप किसी की आपने करा दी है, तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये कैसे इंश्योर करेंगे आप? जी देखिए, अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, और हर कॉर्पोरेट का ये होता है कि उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है, तो अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप अच्छे हैं, तो कॉर्पोरेट अपने आप चाहेगा कि आप उनके साथ काम करें और लंबे समय तक काम करें। वो एक ज़रिया हो सकता है जॉब पाने का। दूसरा ये है कि जब कॉर्पोरेट कोई किसी को लेता है तो देखता है कि आप कितना फिट होते हैं उसमें। तो जो स्किलिंग होगी, इंटर्नशिप होगा, उससे जो हमारा युवा होगा उसको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, काफ़ी सारी नई स्किल्स आएंगी, और टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स भी आएंगी, और वो भी कॉर्पोरेट्स के लिए एक अच्छा वो साबित होगा कि उन्हीं लोगों को आगे रोजगार भी प्रदान किया जाए। मिताली, मुझे लगता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है और डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से देश में हुआ है, उसका इस्तेमाल जहाँ रिक्वायरमेंट है स्किल का, और जो स्किल है यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है वो, और जहाँ ज़रूरत है, इनके बीच में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि उड़ीसा में कोई आदमी है उसको घर बनाने आता है, अरुणाचल में कोई आदमी है उसको कुछ बुनने आता है, और उसकी ज़रूरत गुजरात में है, तो एक नेटवर्क हो, उस नेटवर्क के जरिए हमको पता चलता है गुजरात में मेरे स्किल की ज़रूरत है, या उड़ीसा वाले को पता चलता है दिल्ली में ज़रूरत है, तो वहाँ से वहाँ मूव करके उसको उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। यह बड़ा एक नुकसान है। मैंने कई जगहों पर देखा है कि स्किल तो पैदा कर दिया आपने, लेकिन वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है,
तो फिर उसके एम्प्लॉयमेंट का सवाल खड़ा हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि स्किल डेवलप करने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की जो जगह है उसके साथ हम उसको कनेक्ट करें। मैं अब आता हूँ दो बड़ी बातों पर, महंगाई को लेकर के। मैं अपने बाकी मेहमानों के साथ आऊँगा और विनोद रावल साहब आपके पास आऊँ, चूँकि आप आज सबसे बड़े आदमी हैं। टैक्स को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं और एक्साइज ड्यूटी को भी सरकार ने बहुत हद तक कम किया है, कस्टम्स को भी कम किया है। महंगाई को लेकर के मोदी सरकार पर विपक्ष हावी रहा है। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ हंगामा मचा रहा। लेकिन आम बजट में वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा कर रही है, भारत की महंगाई कम हो रही है। मौजूदा जो 3.1% इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीज़ें कंट्रोल में है। साथ ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमारी सरकार का गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान, इन 4 जातियों पर फोकस है। और बजट का थीम रोजगार, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास को उन्होंने बताया। अब मिडिल क्लास जो नौकरी से या छोटे मोटे रोजगार से अपना परिवार चलाता है, अपने सपने पालता है। विनोद रावल साहब, अगर हम टैक्सेशन को ओवरऑल देखें, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी, तो आप आम आदमी के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? देखिए राणा साहब, आम आदमी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चीज़ें जो हैं, कुछ कस्टम ड्यूटीज़ घटाई इन्होंने। इस बजट की अगर हम पहले बात करते हैं फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, क्योंकि जीएसटी काउंसिल अलग है, वो अपना जीएसटी पर जब घटाती है तब प्रोडक्ट महंगे और सस्ते होते हैं। अगर इस बजट की बात करें तो इस पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो कम की वो 2-3 चीज़ों पर है। मोबाइल फ़ोन है, आपका गोल्ड की कस्टम ड्यूटी है, कुछ कैंसर की दवाइयाँ हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिससे आम आदमी को फ़र्क थोड़ा सा पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोबाइल भी एक आज की डेट में आवश्यकता बन गया, हर आदमी इसका इस्तेमाल करता है, उसके चार्जर भी उसी तरह से यूज़ होते हैं। तो ये तो इस बजट की बात है। जहाँ तक आप टैक्सेशन की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में भी रिलीफ देने की कोशिश की, एक आम आदमी को जिसका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, एक मिडिल क्लास के लिए कहीं ना कहीं टैक्स थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये जो बजट है ये मोदी 3.0 का पहला बजट है, तो अभी हमें इंतज़ार करना होगा कि ये कैसे फुटप्रिंट पे आगे जाता है। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कुछ दिन पहले कि हम ये 2047 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये उन्होंने लॉन्ग टर्म इसको पहले ही दे दिया था कि हम बड़े स्केल पे जा करके बात करेंगे। विनोद जी, मैं आपको रोकना चाहता हूँ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, इंडिया न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। हमारे यहाँ जितने भी अभी एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं और बजट को लेकर के मैंने निगेटिव राय देखी नहीं इनकी। ये जितने भी ये कहते हैं कि बजट अच्छा है, लेकिन आप तो केंद्रीय मंत्री हैं, जाहिर है आप कहें कि बजट अच्छा है। इस बजट के मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपसे जानना चाहूँ कि 3 बड़े हिस्से इसके क्या हैं, तो क्या हैं? देखिए मैं ये कहूँगा कि बजट अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इससे आगे बढ़ करके अगर मैं 3 विषयों पर बात करूँ, ये बजट एक तरफ जहाँ युवाओं को समर्पित बजट है, युवाओं को भविष्य में स्वरोजगारी बने या रोजगार मिल सके, इस दृष्टिकोण से एजुकेशन लोन को जो सबसे पहली आवश्यकता थी, और जो मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जिस तरह से बढ़ी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों को एजुकेशन लोन में 10 लाख रुपए तक सब्सिडाइज रेट पर, इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा। उसके आगे बढ़ कर के 20 लाख युवाओं को स्किल करने का बजट है। दूसरे उससे आगे बढ़ कर के जो है एम्प्लॉयमेंट की 3 स्कीम, जहां पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को सरकार इंसेंटिवाइज करेगी, इस दृष्टिकोण से 3 नई योजनाओं को समर्पित बजट है। मुद्रा रोजगार योजना जो एक सर्टिफाइड ट्रैक रिकॉर्ड और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली योजना है, जिसने देश में करोड़ों युवाओं को स्वरोजगारी बनाया है, उस योजना की लिमिट को बढ़ा करके 10 से 20 लाख रुपए करके उसको फर्दर जो है सपोर्ट एक्सटेंड करने वाला बजट है। और साथ में इन सब के बाद में यदि मैं बात करूं तो 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में जो है वो इंटर्नशिप दे करके, ताकि वो इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में एब्जॉर्ब हो सकें, स्वरोजगारी बन सकें या कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर सकें, उसके लिए ट्रेन कर इंटर्नशिप कराने वाला बजट है।
तो ये बजट एक तरफ युवाओं को समर्पित है, दूसरी तरफ किसानों को समर्पित है, जहाँ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की बात की गई है, जहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए क्लस्टर्स की बात की गई है, जहाँ 2 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल। गजन जी का संपर्क हमसे टूट गया है, मैं इंतज़ार करूंगा कि संपर्क के जुड़ने का। विनोद जी, तब तक आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ये कहना था कि जो ये मिडिल क्लास की हम बात कर रहे थे, मिडिल क्लास को देखिए कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की है कि जिसकी आय 15 लाख रुपए तक है उसको 17,000 रुपये का रिलीफ दिया है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका बढ़ा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें रोजमर्रा की चीज़ों के अंदर भी उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ जो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अब विनोद जी कह रहे हैं स्टॉक मार्केट है, आपने लंबे समय के लिए स्टॉक्स लिए हैं, उस पर आपने पैसे कमाए हैं, उस पर क्या होगा? मतलब मेरे दर्शकों को आप ऐसे समझाइए। जी जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसका है कि जिसने 1 साल से ज़्यादा स्टॉक को रखा है और उसके बाद प्रॉफिट पर बेचा तो उसको 10% टैक्स देना पड़ता था। ये 10% भी इसी सरकार ने लगाया था 2 साल पहले, उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया हुआ है। तो उससे क्या है कि उसकी इनकम में से कुछ पैसा निकलेगा और एसटीटी भी साथ में बढ़ा है। तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट ने निराशा भी दिखाई, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से कैपेक्स पर पैसा खर्च हुआ, 11,11,000 करोड़ की बात जो हुई है, उससे शेयर मार्केट ने वापस भी उसको रिबाउंड किया, स्टॉक मार्केट ने। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस्ड हैं। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो शेखावत साहब भी कह रहे थे, दुआ साहब भी कह रहे हैं कि जो जिस तरह से इंटर्नशिप्स के अंदर ला करके जिस तरह से कॉरपोरेट्स को फ़ायदा होने वाला है, जो कॉप करेंगे साथ में कि आप जॉब पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन कीजिए, ताकि आप जब बाहर निकलें तो आपको एटलीस्ट कल्चर पता है, आपको सॉफ्ट स्किल आते हैं, आप कुछ काम कर चुके हैं जिसका आप इस्तेमाल करके आपको नौकरी मिल सकती है। कुछ तो वही कंपनीज आपको अब्जॉर्ब करेंगी। मैं आदित्य अग्रवाल जी को सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब वही मेरा ट्रेनी, अगर मुझे लगता है कि इसके अंदर टैलेंट है और मैंने इसको जो ट्रेंड किया है तो वही हार कर उसको अब्जॉर्ब करती है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लेकिन एक मिनट में आपको रोकूं, जो अपोजिशन है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों 2 दल हैं, वो दूसरे और तीसरे दर्जे के दल हैं सांसदों की संख्या के लिहाज से, और ये दोनों दल क्या कह रहे हैं ये सुनिए। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। निराशजनक बजट है। दूसरा, ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। तीसरा, जो किसानों के लिए हम अपेक्षा कर रहे थे एमएसपी गारंटी का, और कानूनन उसको कुछ एमएसपी को मजबूती मिलेगी और फर्टिलाइजर और दूसरे पेस्टिसाइड, इसके लिए कुछ सब्सिडी भी मिलेगा। ये सारी चीजें हमने एक्सपेक्ट किया था, वो भी इसमें नहीं है। और इतने हादसे रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया है, ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से। गजन जी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी बात जो पहले चल रही थी ना, उसको आप आगे बढ़ा लें। हाँ, मैंने आपने कहा था 5 ऐसे विषयों की बात करूं। मैंने युवाओं के बारे में बात की। अगर मैं फार्मर्स के बारे में बात करूं, आज के समय में दुनिया में जो सबसे बड़ी चुनौती खेती के सामने है वो है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं।
आपके मेरे सबके घर के दरवाजे पे क्लाइमेट चेंज दस्तक देता हुआ दिखाई देता है। उस समय में खेती के में जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की बात करें और वैरायटीज़ की बात करें, जिसको प्रमुखता के साथ में पहले बिंदु के रूप में माननीय वित्त मंत्री जी ने छुआ। दूसरा, भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए, भारत में पानी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ किसानों को लेकर के जाना है। और अब पिछले 10 वर्षों पर इसमें जितना देश के विभिन्न कोनों में काम हुआ है, अब ये जो है ये प्रमाणित विधा खेती की हो गई है। 2 करोड़ किसान इसके साथ में जुड़े हैं और उनके प्रोड्यूस के मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स को स्ट्रेंथन किया जाए, इसकी बातचीत इसमें की गई है। वेजिटेबल प्रोडक्शंस और हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए क्लस्टर्स बनाने की बात इसमें की गई है। जो श्रिम्फ का और मरीन जो है प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट जिस तरह से बढ़ा है, 68,000 करोड़ रुपए केवल श्रिम्फ का एक्सपोर्ट जो है वो हुआ है, उस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की, इंसेंटिवाइज करने की बात की गई है। और एक किसान होने के नाते मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ा विषय जो क्रॉप सर्वे को लेकर के फसल बीमा में जो संकट आता था किसानों के सामने, उसको लेकर के जो डिले होता था उसको समाप्त करने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की जो बात 400 डिस्ट्रिक्ट में बात शुरू की गई है, बात की गई है। ये 5-6 विषय ऐसे हैं, क्योंकि सरकार खरीद कर रही है, सरकार ने फर्टिलाइज़र्स की कीमत को कंट्रोल करके रखा, कभी उसे बढ़ने नहीं दिया। सरकार ने लिक्विड फर्टिलाइज़र्स, नैनो फर्टिलाइज़र की बात की, उनको सक्सेसफुली धरातल पर उतारा। सरकार ने प्रोक्योरमेंट को बढ़ाया, सरकार ने लागत को कम करने के लिए काम किया। ये सब विषय जो कंटिन्यूटी में चल रहे थे, उनके ऊपर इस विषय को बढ़ा करके खेती के क्षेत्र को बड़ा जो है स्ट्रेंथन करने का काम सरकार ने किया है। हमने वीमेन लेड डेवलपमेंट में 3 लाख करोड़ महिलाओं के लिए खर्चों, इसकी चर्चा की है। तो दूसरी तरफ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना को आगे बढ़ाएंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोषणा की थी 3 करोड़ नए आवास बनाएंगे, उसकी चर्चा की है। एसएचजीज के स्ट्रेंथनिंग की बात की है। महिलाओं के को ड्रोन दीदी बनाने की, लखपति दीदी बनाने की जो बात की है, उसको आगे बढ़ाने की चर्चा की है। विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना को और अधिक जो है ताकत प्रदान करने की बात की है। इस तरह से जो 4 जातियों की जिनकी बात माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, महिला, गरीब, अन्नदाता और युवा, इन चारों सेक्टर्स को बढ़ाएं की चर्चा इस बजट में किया गया। इसके अतिरिक्त में अपने बजट में किया है तो रोजगार बढ़ाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए और मिडिल क्लास के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इस बजट में प्राथमिकता से काम किया। गजेंद्र जी, लेकिन आपका ऑपोजिशन, आप अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को साधने में ही 1 लाख करोड़ सरकार ने दे दिए। देखिए, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि 1 लाख करोड़ रुपए दिखता है, बाकी 48 लाख करोड़ रुपए में से 47 लाख करोड़ किन प्रदेशों को कहां-कहां कैसे-कैसे दिए गए हैं वो दिखाई देता है। विपक्ष की ये आलोचना उनके स्वभावगत दोष और उनके इतिहास से जुड़ी हुई है। देखिए, जब कभी भी भारत ने कोई भी ऐसी उपलब्धि आप 10 साल में उठा करके देख लीजिए, चाहे वो ओलंपिक में प्रदर्शन होगा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की होगी, चाहे वो एयर स्ट्राइक की होगी, चाहे कोविड के समय में भारत ने अपना टीका पहली बार भारत देश में बनाया होगा, चाहे हमने नया संसद का भवन बनाया होगा, या कोई और, मैं ऐसी 20 विषय गिना सकता हूँ। जब कभी भी भारत के 140 करोड़ लोग गर्व कर सकें और पूरी दुनिया भारत की तरफ एक नई श्रद्धा की दृष्टि से देख सके, उस समय में तब हमेशा ही विपक्ष ने इस तरह की जो है अनावश्यक, निराधार और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की है। तो ये जो कल के इकोनॉमिक सर्वे में जो रिपोर्ट आई, जब भारत ने दुनिया का बेहतरीन आर्थिक प्रबंधन करते हुए 8.2% की ग्रोथ रजिस्टर की, जबकि दुनिया 3% के आसपास अटकी हुई थी। भारत ने इन्फ्लेशन को 4 साल में कोविड के बाद में सबसे नीचे के स्तर पर लाने में कामयाबी प्राप्त की। भारत ने दुनिया का सबसे ज़्यादा निवेश भारत में आकर्षित करने में कामयाबी प्राप्त की। तब उस सब की जो खिसियाट है, वो खिसियाट आज के इस कंटिन्यूटी भरे हुए बजट में जो है वो देख करके वो प्रतिक्रियाएं आज जो इनके स्वभाव में है वो आ रही है। समय निकाल करके और बजट पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।